नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए एक दिवसीय पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल रमेश डेका ने स्वामी विवेकानंद विमानतल माना में आपको बताते चले कि राजकीय गमछा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आत्मीय स्वागत किया है। साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें राज्यपाल रमेश डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए डेका ने कहा कि आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे गर्व हो रहा है। छत्तीसगढ़ के युवा साथियों के प्रतिभा का मैं साक्षी बन रहा हूं। उन्होंने युवाओं के प्रणेता स्रोत स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को लेखांकित किया है। राज्यपाल ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 2 शब्द वंदे मातरम का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन आधारित था। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन में गए तो उनका पहला वाक्य भाइयों और बहनों यही 2 शब्दों से शुरू हुआ। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह के संबोधन से कोई अपना व्याख्यान शुरू कर सकता है। ये वे 2 शब्द हैं जिसने लोगों की मनोस्थिति को बदल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु राम छत्तीसगढ़ के कड़कड़ में बसे हुए हैं, जन जन में बसे हैं। भगवान श्री राम हमारे भांजा राम हैं और पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां भांजे को भगवान स्वरूप में पूजते हैं, उनका चरण पखारते हैं और उन्हें दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। हमारी सरकार की श्री राम लला दर्शन योजना से राज्य के 20,000 से भी अधिक लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जजपुर जिले के पगुरा बाहर गांव में आयोजित 9वें सशस्त्र सेना वायुव्रत दिवस पर सेना के वीर जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से सम्मानित भागलपुर निवासी 81 साल के अरुण कुमार का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनके आदम्य साहस की सराहना की। वहीं अरुण कुमार ने अपने युद्ध के अनुभव साझा कर देश सेवा के गौरवशाली क्षणों को याद किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जजपुर जिले के पमशाला में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता में आदिवासी समाज का उत्थान शामिल है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के लिए आदिवासी महिला को अवसर दिया और आज देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी है। साथ ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का ही परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का ध्येय वाक्य है। इसके माध्यम से हम विजन 2047 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने में आप सबके सहयोग से सफल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं और उधर ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की वकालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है और राजनीतिज्ञों को भी इस बात से बचना चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। देश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी वाजिब नहीं है और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं।
ये अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की, उस पर प्रश्न चिन्ह है, और राज्य के लाखों के संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है। उन्होंने जो बातें कही विधानसभा में उसका बहुत स्पष्ट रूप से मैंने उत्तर दिया कि नगरीय निकायों को यदि 5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाए, नव गठित समिति का कार्यकाल संविधान में भी ये दिया हुआ है और अधिनियम में भी दिया हुआ है कि निर्वाचित जो समिति है उसका कार्यकाल प्रथम सम्मेलन के तारीख से 5 साल का होगा, उससे अधिक नहीं होगा, ये संविधान में दिया हुआ है। पर नगर पालिका अधिनियम 1961 और नगर पालिक निगम 1956 में यदि उस 5 साल के भीतर चुनाव नहीं हुआ किसी कारण से, तो निकाय कैसे चलेगा, इसकी स्पष्ट व्यवस्था उन दोनों अधिनियमों में नहीं है। पंचायत एक्ट में इसका प्रावधान है, धारा 34(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यदि उपधारा 2 में निहित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व जिला पंचायत नवीनतः गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 87 के उपबंध उसके संबंध में 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए जिस कालावधि के भीतर जिला पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे। यानी यदि वो 5 साल के कार्यकाल के भीतर यदि चुनाव नहीं होता है, तो आने वाले 6 महीने के लिए धारा 87 पंचायत राज अधिनियम में प्रशासक या प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा और उससे पूर्व उसका चुनाव कराया जाना होगा। ये प्रावधान कारपोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटी एक्ट में नहीं था और इसलिए हमने ये प्रावधान इस बार लाया है। तो क्या भूपेश बघेल जी ये बताएंगे ये असंवैधानिक है? पंचायत एक्ट का प्रावधान असंवैधानिक है? जब पंचायत एक्ट में पहले से ही मौजूद है, संविधान सम्मत है, इसलिए तो मौजूद है। और निकाय और पंचायत ये राज्य का विषय है। संविधान में ही राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है कि इसके लिए चुनाव, उसके संचालन के कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। सर, लेकिन इसमें जैसे भूपेश बघेल आपसे कह रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? भूपेश बघेल माफी मांगे। दूसरी चीज, स्टेट बार काउंसिल जो है उससे आप शिकायत करेंगे? मुझे ये कहना है कि राजनीति में शुचिता हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये तो भूपेश बघेल जी को सोचना है कि वो किस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुझे आघात पहुंचा है लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियों से, पर मुझे लगता है कि राजनीति में बड़े मन से, शुचिता से इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। वहीं नगर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण में कटौती पर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सभी जिलों में प्रदर्शन करने जा रही है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कानून सम्मत सारी बातों को बहुत स्पष्ट किया है, स्पष्ट करके ये बताया कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है। कांग्रेस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है। क्या अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% आरक्षण मिला है, उसको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए। कानून सम्मत सारी बातों को बहुत स्पष्ट किया है और स्पष्ट करके ये बताया है
कि यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है और कांग्रेस पार्टी यदि इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण नगर निगम में मिला है, क्या इसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे हैं? नगर पालिका और नगर पंचायत में जो आरक्षण मिला है क्या उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए। कल भूपेश बघेल जी ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में आरक्षण हुआ था, उनके कार्यकाल में भी हुआ था। तो भूपेश बघेल जी, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 2021 और 2022 में आया है, इस कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। हमारे 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए वो सभी के सभी अध्यक्ष पद आरक्षित होंगे और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित होंगे। और इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके कारण से अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद में कोई पद हासिल नहीं हुआ है। पार्टी ने इसके लिए व्यवस्था बनाई है। ये कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार इनके राजनीति का आधार रहा है, वही भ्रम फैलाने का काम ये बार बार कर रहे हैं। कानून, संविधान की बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन न उसे पढ़ते हैं न उसका अध्ययन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता, शांति प्रिय जनता, कांग्रेस के नेताओं के इन भ्रम की बातों में, इन भड़काने में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही हमारे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न होंगे। मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत आपको बताते चले कि माना नगर पंचायत में निर्माणाधीन जल प्रदाय योजना के काम में अब तेजी आएगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फील्ड पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल योजना के काम में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर नगर निगम और माना नगर पंचायत के बीच पेयजल आपूर्ति में समन्वय के लिए भी रायपुर नगर निगम के आयुक्त को माना नगर पंचायत में पेयजल की उपलब्धता के लिए आवश्यक निर्देश दिए। विधायक मोतीलाल साहू और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा भी कार्यों के निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत में मिशन अमृत 2.0 के तहत निर्माणाधीन जल प्रदाय योजना के अंतर्गत औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सरगी नाला एनीकट पर प्रगतिरत एंटेक वेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने दर्रीपार रोड किनारे निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर निर्माणाधीन पंप हाउस, फिल्टर टैंक और रिजर्वायर टैंक इत्यादि का बारीकी से निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ में होने वाली नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण में होने वाले कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पहले 27 जिलों में हमारी सरकार में 25% ओबीसी आरक्षण था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में राजनीति चरम पर है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया, जिसका हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने जायजा लिया है। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर के लगातार राजनीति गर्म है। ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर जो है कांग्रेस पूरे ब्लॉक स्तर पर और सभी जिला में, प्रदेश भर के सभी जिला में प्रदर्शन करने जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो है सभी कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि
ओबीसी आरक्षण को लेकर आप लोग प्रदर्शन करेंगे? ओबीसी आरक्षण को लेकर, जबकि ये राजनीति दलगत नीति नहीं होनी चाहिए। ओबीसी छत्तीसगढ़ में 75% ओबीसी लोग रहते हैं, जिनकी जो मांग है ये हम महिला कांग्रेस के तरफ से ये उठाए हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो जनगणना हुई है उसमें ओबीसी की जिस प्रतिशत में है उस प्रतिशत के आधार पर जो अभी चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव में जो घोषणा हुई है उस पर रोक लगे और उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जिस जनगणना में ओबीसी का एक आयोग बना है तो उसके आधार पर सभी जगह ओबीसी का जो 33 जिलों में ओबीसी का इन्होंने गठन किया है तो उसका विरोध हमारे कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है। आगे भी हम विरोध करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ ओबीसी का प्रदेश है। तो लगातार आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार इनका यही कहना है कि जो है ओबीसी आरक्षण को लगातार ये लोग खत्म कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि हम किस तरीके से आगे जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे जाकर जो है काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ओबीसी शासित ये जो है इसको खत्म करने का प्रयास जो है बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए यहाँ पर कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में इस तरीके का प्रदर्शन किया जाने वाला है। हमारे साथ कुछ और भी नेता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार काफी संख्या में यहाँ पर जो है ओबीसी के लोग पहुंचे हुए हैं। ये जो ओबीसी आरक्षण के विरोध में जो है यहाँ पर जो उसे काट दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी कह रहे हैं कि वो लोग सामान्य सीट में ओबीसी को जगह देंगे। वो क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं। अरुण साव जी क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं कि पार्टी के दबाव में वो बात कर रहे हैं। आयोग बना, आपने आरक्षण में आपने देखा 22.5% जो है वो SC/ST के लिए हो गया। 27% उन्होंने ही कहा कि ओबीसी के लिए है। सब मिलाकर 50% हुआ। अब 50% में जनरल हुआ। तो जो SC/ST का तो हो गया, आपने वो 27% का जो आरक्षण है जिसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आप परिपालन करने की बात करते हैं और करोड़ों रुपए में आपने आयोग बनाया, आपने जनगणना करवाई उसी की खुद की ओबीसी की, इसका परिपालन कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी क्या, कि मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, कि छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी? ऊपर से मजेदार बयान उनका खुद का है कि उसमें जो सामान्य सदस्य के लिए हुआ है उसमें हम ओबीसी को लड़ाएंगे। ऐसे कैसे लड़ा दोगे? मतलब आप कुछ भी बात कर रहे हो। एक गलती करने के लिए आप 100 गलतियां कर रहे हो आप। तो कुल मिलाकर के ये वजनदार कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है। हल्कापन जिसे कहते हैं ना, वो हल्केपन के बयान में वो फंसते जा रहे हैं। मकड़ी जब जाल बुनती है ना तो उसको नहीं मालूम रहती कि उसी जाल में फंस के मकड़ी मरेगी। वो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। सामने में परिणाम आएगा तब देखने को मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री अरुण साव ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आरक्षण को समझती नहीं है, संविधान को नहीं समझती है, संविधान बचाने की बात। तो उन्हीं के पार्टी के ओबीसी के लोगों से पूछ लेना, वो खुद उनके नेताओं के क्या बयान आ रहे हैं। जो जिला पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पार्टी के लोग, उन्हीं का तो 150 लोगों का बयान है। तो अरुण साव जी ठीक है कि वो 150 भाजपा के लोग ठीक है, ये पहले अरुण साव जी खुद निश्चित कर लेना। उनके दल के लोग वो खुद कह रहे हैं ना, तो उनके दल के लोग अरुण साव जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे पहले ये तो निश्चित कर लें। कुछ भी कह रहे हैं वो फंस चुके हैं। चारों खाने और अंदर खाने चिद भी होंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेतागण है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना है साफ तौर पर कि ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। जब हमारी सरकार थी तो हमने जो है ओबीसी को आरक्षित रखा था हमेशा और जो है अब जो है ये जो है सरकार में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये साजिश की जा रही है। और आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह भी कहा था कि जो है कल उन्होंने प्रेस वार्ता लिया था और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि जो है हम सामान्य सीटों पर ओबीसी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो है इसका विरोध करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके
तरीके के जो नारे हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और तमाम तरीके की जो है कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जिला में प्रदर्शन करने जा रही है। तो कैमरामैन इंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, 7 प्लस न्यूज रायपुर। कलेक्टर विनय लंगे के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। साथ ही अवैध धान परिवहन संग्रहण पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही कई अंतरजिला चेकपोस्ट और अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कलेक्टर और नोडल अधिकारी स्वयं धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर धान खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों, खाद्य विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक 157 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 10,552 क्विंटल धान को जब्त किया गया है और जबकि 18 वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थों सहित प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और सिरप की रोकथाम के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम रायपुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसमें उक्त टीम को एंड टू एंड और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, सोर्स पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट पर प्रभावी कार्रवाई करने सहित शोध के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर उनके विरुद्ध विधि संगत और विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। और इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मारवाड़ी कब्रिस्तान के पास में एक व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है और बिक्री करने की फिराक में है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मरार समाज की आराध्य देवी मां शंखबरी की जयंती बड़े ही धूमधाम से श्यामपुर में मनाई गई, जिसमें मरार समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल हुए। सबसे पहले मां शंखबरी की पूजा अर्चना और ज्योतिबाई फूले सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संगीतमय धार्मिक गानों के साथ वक्ताओं का उद्बोधन चलता रहा। हर्षवर्धन पांडे ने सभा को संबोधित किया। सभा के बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने सिर पर कलश लिए आकर्षक झांकी के साथ झूमते हुए गांव की परिक्रमा की है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभाकक्ष में समय समय सीमा पर जो है वो बैठक की अध्यक्षता की है और इस दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 10 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहें। सभी अनुविभाग और तहसील स्तर के कार्यालय में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और वहीं कलेक्टर ने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी बाइक से आए वो हेलमेट और जो 4 पहिया वाहनों का उपयोग करते हैं वो सीट बेल्ट का उपयोग करें। साथ ही वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहनों को पार्किंग करें और इसी के साथ कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने संबंधित पुलिस थाने के अधिकारी से संपर्क करें। दुर्घटना या फिर किसी प्रकार के हादसा होने पर तुरंत सूचना प्रदान आवश्यक कार्रवाई करें और साथ ही सभी तहसीलदार अपने कार्यालय में अनुशासन बनाए रखें। सभी लंबित प्रकरण का निपटारा करें। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल बड़े बचेली में सीएम विष्णुदेव साय ने 160 करोड़ रुपए के 501 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। इसमें 49 करोड़ रुपए के 367 कार्यों का लोकार्पण और 112 करोड़ रुपए के 134 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सीएम ने कहा कि इस मौके पर हमने 114 करोड़ रुपए के हितग्राही मूलक कार्यों का चेक और सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। जिन बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ उनमें गीदम ब्लॉक के छिन्नार से बड़ेकर मार्ग पर 33 करोड़ रुपए का पुल, जिले के सभी विकास खंडों में 1 करोड़ रुपए से भी बने पुल, पुलिया, गीदम, कुआकोड़ा, कटे कल्याण मार्ग पर चौड़ीकरण और मजबूतीकरण शामिल है। इसके अलावा मोर मकान मोर आवास के अंतर्गत 7.25 करोड़ रुपए की लागत से 321 हितग्राहियों के लिए बने पक्के मकानों की चाबी सौंपी है। वहीं जलावर्धन और जल शोधन संयंत्र स्थापना के लिए किरंदुल में करीब 45 करोड़ और बारसूर में 15 करोड़, दंतेवाड़ा में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और दंतेवाड़ा जिले के सभी विकास खंडों में आश्रम भवन निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन किया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।